ग्लैंड को ना तो कोई स्टिमुलेट करता है ना ही कोई इसे ऑर्डर देता है, ये अपने आप में अपने खुद के फंक्शन करती है ना। जैसे अगर इसका काम है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना, हमारे शरीर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी एंटर करेगा तो थाइमस अपने आप स्टिमुलेट होगी, वो किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करेगी कि कोई आएगा, कोई हार्मोन सिक्रीट होगा फिर जाकर ये काम करेगी, नहीं। इसने देखा कि बॉडी के अंदर कोई भी वायरस एंटर कर गया है तो ये अपने आप स्टिमुलेट होकर उससे लड़ने का प्रयास करती हैं। ऐसी हमारी थाइमस ग्लैंड होती है ना, थाइमस ग्लैंड होती है। इसके अलग अलग फंक्शन है, अगर हम यहाँ पर समझ जाए, थोड़ा मोटा मोटी समझें तो ये 4 प्रकार की सेल प्रोड्यूस करती हैं उन वायरस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सबसे पहले ये टी हेल्पर सेल रिलीज करती हैं, टी हेल्पर सेल रिलीज करेगी। टी हेल्पर सेल क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया से लड़कर उसका सामना करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जब ये टी हेल्पर सेल जो थाइमस से निकली है, ये टी क्या है, टी हेल्पर, टी क्लियर क्या है, टी का मतलब क्या है, थाइमस से निकलने वाली सेल, थाइमस से निकलने वाली सेल। तो टी हेल्पर सेल जो निकलेंगी थाइमस से, वो बॉडी के अंदर देखती हैं कि कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया है तो उससे लड़ने की कोशिश करती हैं। दो ही कंडीशन होगी, या तो वो वायरस को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, या तो ये वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगी, या वायरस ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो टी हेल्पर को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना, या तो वायरस को खत्म कर देंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। यानी कि कोई वायरस अगर है, अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो वो दूसरे को खत्म कर देगी, यानी कि टी हेल्पर को खत्म कर देगी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि अगर टी हेल्पर सेल ने वायरस को खत्म कर दिया तो यहां पर आकर कहानी खत्म हो जाती है, थाइमस अपना काम प्रॉपर तरीके से करता चला जाता है। अब दूसरी कहानी जो हुई कि अगर मान लीजिए उस वायरस ने टी हेल्पर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, भाई वो वायरस इतना खतरनाक था, इतना स्ट्रांग था, या पहली बार आया था बॉडी के अंदर, तो उसने क्या करा, टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने अंदर से केमिकल छोड़ती है। उस केमिकल की मदद से थाइमस को पता चलता है कि हमारी टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। उस केमिकल के आधार पर उसका नाम इंटरलिक्विड नंबर सेकंड, उस केमिकल का नाम है, वो थाइमस के पास पहुंचता है और थाइमस को बताता है कि हमारी टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उस कंडीशन में थाइमस गुस्से में एक और स्ट्रॉन्ग सेल को निकालता है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल को निकालता है। उसका नाम क्या है, टी किलर सेल है। तो थाइमस से टी किलर सेल बाद में निकलती हैं, जब टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो टी किलर सेल वो बहुत पावरफुल सेल है और वो बहुत गुस्सेली सेल है, वो पूरे के पूरे वायरस को खत्म कर देती हैं, मारना शुरू कर देती हैं। वायरस को मारना शुरू करती हैं, वायरस को तो डिस्ट्रॉय कर ही देती हैं, साथ में वो हमारी भी सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, यानी कि वो मारना शुरू करती हैं। यानी टी किलर सेल हमारे वायरस को खत्म करती है, साथ में उसके गुस्से के कारण से हमारी खुद के सेल भी डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, आपको समझने की जरूरत है। जब हमने पढ़ाया था कि हमारे शरीर की वह अवस्था जब हमारी ही शरीर की सेल हमारे ही शरीर के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, तो वो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पर थाइमस भी हमारा है, थाइमस की सेल भी हमारी है और मरने वाली सेल भी हमारी है ना। तो थाइमस भी हमारा है, थाइमस के टी किलर सेल भी हमारी है और टी किलर सेल से मरने वाली सेल भी हमारी है। तो इसी कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि हमारी ही सेल जब हमारी ही खिलाफ हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो एक बीमारी यहाँ पर निकल कर आई कि यहाँ पर हमने देखा क्या कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ गया है, यानी कि थाइमस की गड़बड़ी से क्या आ सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ सकता है। अब इसका क्या उपचार होगा ये हम बाद में बात करेंगे, है ना, हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाता है यानी कि टी किलर सेल हाइपर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में अब ये शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं,
है ना, शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी, शरीर को खराब करती चली जाएंगी। तो इस कंडीशन को देखकर हमारा एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा है, देखिए यहां लिखा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर दो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। अगर इसको हम बड़ा करके देखें, बड़ा और समझें, तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड नहीं दर्शाया गया है। एड्रिनल ग्लैंड यहीं पर है ना, एड्रिनल ग्लैंड, हाँ ये एड्रिनल ग्लैंड का बड़ा पार्ट है। ये और नहीं समझ आएगा, ये तो भी समझ आ जाएगा। तो ये किडनी के ऊपर छोटी छोटी दो ग्लैंड्स हैं, है ना, किडनी के ऊपर दो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। इनसे 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं, इनको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी यहां से एक स्टेरॉयड हार्मोन बनता है जिसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल, है ना, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल यहां से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड ये देख रही है कि ये तो हमारे शरीर का तहस नहस किया जा रहा है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो अपने अंदर से एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करती है और वो हार्मोन थाइमस के पास जाकर कहता है कि आपको टी किलर सेल को रोकना होगा। अगर टी किलर सेल को नहीं रोका गया तो ये हमारे शरीर का नाश कर देगी, विनाश कर देगी। और ऐसा ही कुछ हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में होता है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को अगर हमें रोकना है तो हमें एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है और उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिसोल को रिलीज कराने की जरूरत है, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन को रिलीज कराने की जरूरत है। तो थाइमस को टी किलर सेल को निकालने से रोकेगा और उस कंडीशन में थाइमस अपने अंदर से तीसरे प्रकार की सेल को रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर सेल अगर रिलीज हो गया तो टी सप्रेसर सेल क्या करेगा, उस टी किलर सेल जो ज़्यादा मात्रा में निकल चुकी हैं और वो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनको शांत करता है, उनको सप्रेस करता है, उनको दवा देता है, उनको इनएक्टिव कर देता है और इस सिचुएशन को कंट्रोल लाया जा सकता है। यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन को हमें रोक सकते हैं अगर हम एड्रिनल ग्लैंड के स्टेरॉयड हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को अगर हम रिलीज कर दें तो वो थाइमस को समझा सकता है और हमें इस कंडीशन से बचा सकता है। और अगर वो नहीं हुआ तो हम इस कंडीशन में फंसे पड़े रहेंगे। तो इस तरीके से थाइमस किसी भी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया का सामना करती है। सबसे पहले वो टी हेल्पर सेल रिलीज करती है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो टी किलर सेल रिलीज करती है और टी किलर सेल वो वायरस को मारने के साथ साथ हमारी भी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और उस कंडीशन को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में एड्रिनल ग्लैंड की सहायता लेनी पड़ती है जब हम इसे ठीक करते हैं। अगर ये नेचुरल तरीके से, देखिए ये बॉडी का सिस्टम है, हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी तक अगर मेरे को कोई वायरस तो अटैक करा ही होगा, किसी वायरस ने अटैक किया होगा, जैसे कोरोना ने अटैक करा। कोरोना वायरस पहली बार बॉडी के अंदर गया होगा, सबकी बॉडी में गया होगा, तो सबको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया क्या? नहीं। कोरोना वायरस जब बॉडी के अंदर गया तो बॉडी के अंदर थाइमस ने अपना काम शुरू करा और थाइमस ने कोरोना से लड़ना शुरू करा। तो थाइमस ने सबसे पहले क्या बनाया होगा, टी हेल्पर सेल बनाया होगा। टी हेल्पर सेल निकली होंगी और कोरोना वायरस से लड़ी होंगी निश्चित तौर पर, और लड़ते समय पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी होगी, यानी कि वो मर गई होंगी। क्योंकि कोरोना जब हुआ तो कोरोना पहला वायरस था जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा, है ना, मतलब वो उस तरीके का वायरस। तो कोरोना ने हमारी टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करा। उस समय पर टी किलर सेल भी निकली होंगी, टी किलर सेल ने उस कोरोना को डिस्ट्रॉय करा, इसलिए आज हम जीवित हैं, है ना। यानी कि आज हम बचे हुए हैं तो हम मेडिसिन से नहीं बचे, क्योंकि मेडिसिन तो इलाज ही नहीं है कोरोना का। आज तक, आज की डेट में भी कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन इलाज नहीं है, वो प्रिकॉशनल होता है, यानी कि हम किसी सिचुएशन का सामना कर सके, वो है, इलाज नहीं है। तो टी किलर सेल वहां निकली होगी, टी किलर सेल ने कोरोना को खत्म किया होगा और साथ में हमारी भी सेल को खत्म किया होगा। लेकिन उसी समय पर हमारी एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट हुई होगी और एड्रिनल ग्लैंड ने अपने हार्मोन्स को भेजकर थाइमस से क्या कहा होगा कि आपको टी सप्रेसर सेल को रिलीज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना तो खत्म हो चुका है। तो थाइमस ने उस समय पर टी सप्रेसर सेल को रिलीज करा होगा और टी सप्रेसर सेल ने टी किलर सेल को शांत किया होगा और उसके बाद सिचुएशन क्या है, अंडर कंट्रोल हो गई। यानी कि आज हमारे को अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल अवस्था मेरे शरीर के अंदर चल चुकी है।
है ना। अगर चली नहीं होती, यानी कि अगर टी सप्रेसर सेल निकले नहीं होते, तो आज हर व्यक्ति क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का शिकार होता ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का शिकार होता। यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। न्यूरोथेरेपी की जरूरत तब पड़ती है जब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रही होती है। जब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रही होती है, तब हमें न्यूरोथेरेपी की मदद से इस नेचुरल प्रोसेस को दोबारा से रीजनरेट करने की आवश्यकता है, दोबारा से काम कराने की आवश्यकता है ना। तो हमें न्यूरोथेरेपी की आवश्यकता बीमारी के समय पर नहीं है, यानी कि हम बीमार ना पड़े उसके लिए भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो कहानी हुई, टी हेल्पर निकला, डिस्ट्रॉय हो गया, टी किलर हुआ, उसने शरीर को नुकसान पहुंचाया, टी सप्रेसर निकला, उसने हमारी टी किलर सेल को शांत करा। इस सारी सिचुएशन को हमारी थाइमस की चौथी सेल जो है, टी मेमोरी सेल जो है, इस कहानी को कैसे कैसे पूरा हुआ इसको देख रही होती है, इसको समझ रही होती है। और टी मेमोरी सेल इस कहानी को समझ लेती है कि अगर इन फ्यूचर में दोबारा से कोरोना ने अटैक करा तो उस समय हमें कोरोना का सामना कैसे करना है, कोरोना का सामना कैसे करना है। अब उस सिचुएशन में अगर दोबारा से कोरोना अटैक करा तो क्या थाइमस हमारी टी हेल्पर सेल निकालेगी? नहीं निकालेगी। उसे पता है कि टी हेल्पर तो इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, ये तो खुद ही मर जाएगी। तो वो डायरेक्ट उस सेल को निकालेगा जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसी को हम ऑटो इम्यून कहते हैं, यानी कि हमने खुद अपनी ऑटो इम्यून इतनी डेवलप कर ली कि अगर वो बीमारी दोबारा हमारे शरीर में एंटर करती है तो हम अब उसका सामना कर सकते हैं। इसीलिए जिन लोगों को पहली वेव में, पहले दौर में कोरोना हो गया था, उनको सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। सेकंड वेव में किसको तकलीफ ज़्यादा हुई? जिनको फर्स्ट वेव में कोई दिक्कत, मतलब कोरोना नहीं हुआ, उन लोगों को सेकंड वेव में ज़्यादा तकलीफें हुई, है ना। यानी कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा कि थाइमस हमारा किस तरीके से फंक्शन करता है। थाइमस की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे वो काम करता है, कैसे वो किसी वायरस का सामना करता है, कैसे वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, कहाँ गया, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, यानी कि ये हमारा जो सेल जो है कहाँ छोड़ी जाएंगी, ये लिम्फेटिक सिस्टम में छोड़ी जाएंगी। ये लिम्फेटिक सिस्टम में काम करेगा, यानी कि लिम्फ के अंदर काम करेगा, है ना। ये लिम्फ के अंदर करता है, ये ब्लड के अंदर काम नहीं करती हैं। ब्लड के अंदर हार्मोन्स करेंगे, लेकिन थाइमस की जो सेल है वो कहाँ पहुंचेंगी, वो इसमें जाती हैं, लिम्फ के अंदर जाती हैं। ब्लड के अंदर हार्मोन जाएंगे, बाकी दूसरों को भी अब हम देखेंगे। तो थाइमस का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। न्यूरोथेरेपी में हम थाइमस को स्टिमुलेट करना जानते हैं। समय समय पर हम 4 थाइमस भी देते हैं, समय समय पर हम 8 थाइमस भी देते हैं, और समय समय पर हम 8 थाइमस चेस्ट भी देते हैं। तीनों का अपना अपना फंक्शन है। और समय समय पर हम 2 थाइमस भी देते हैं। तो 2 थाइमस वैसे एक अगर हम लॉजिकली समझें तो टी हेल्पर सेल को रिलीज करता है। 2 थाइमस हमारा टी हेल्पर सेल को करेगा, 4 थाइमस हमारा टी किलर को स्टिमुलेट करता है, 8 थाइमस हमारा टी सप्रेसर सेल को रिलीज करता है ना। एक मोटा मोटी एक इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर हम 2 थाइमस दे रहे हैं तो टी हेल्पर सेल रिलीज होगी, अगर हम 4 थाइमस दे रहे हैं तो टी किलर सेल रिलीज होगी, और 8 थाइमस दे रहे हैं तो हमारे टी सप्रेसर सेल रिलीज होगी। और अगर हम थाइमस चेस्ट दे रहे हैं तो इसके मल्टीपल फंक्शन हैं। उसमें हम थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें हीलिंग प्रोसेस में जाना है, यानी कि किसी इंजरी को हील करना है। किसी इंजरी को हील करने में हम थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी हड्डियां कमजोर हैं किसी की, तो उन हड्डियों में मिनरल्स को भेजने का काम भी थाइमस चेस्ट करता है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे कि थाइमस को कैसे रिलीज करा जाता है। 2 थाइमस, 4 थाइमस और 8 थाइमस या थाइमस चेस्ट हम कैसे देते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि हमारी थाइमस ग्लैंड कैसे काम करती है और उसके क्या फंक्शन है।